अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग लास्ट टाइम बाईपोलर डिफरेंशियल पेयर की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे थे। तो पहले एक छोटा सा रिकॉल। लास्ट टाइम हमने कुछ इस तरह का कर्व एंड पे बनाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे v(1) v(2) हम लोग इनपुट कंसिडर कर रहे हैं, vx vy हम लोग आउटपुट कंसिडर कर रहे हैं। आउटपुट सिर्फ vx vy नहीं बल्कि IC1 और IC2 भी था। ये लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अगर रिकॉल इसको करना चाहें तो। कुछ हमने पॉइंट्स लिए थे, एक पॉइंट मतलब बिल्कुल स्टार्ट में, एक तकरीबन मिड में, एक बिल्कुल एंड में। इस तरह के कुछ पॉइंट्स लेके हमने ऐसे कुछ कर्व्स ड्रॉ किए थे। आज हम ज़रा उसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। आज हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ इनपुट्स वर्सेस डिफरेंस ऑफ आउटपुट्स, यानी कि चेंज इन डिफरेंस ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट्स, राइट। तो ये कर्व कुछ कैसे बनेगा, चलो ये बताते हैं ज़रा। बॉडी प्लॉट हम लोग पढ़ा था लास्ट टाइम, पिछले सेमेस्टर में हमने। तो बॉडी प्लॉट के अंदर जब हम एक ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान में डिफरेंस लेते थे तो वो कैसे लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 के ऊपर ये पॉइंट है आपके पास 1, मैं लेना चाह रहा हूँ vy माइनस vx। vy की वैल्यू है vcc, vx की वैल्यू है vcc माइनस rc इंटू आई डबल ई। ठीक, जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँगा एट दिस पॉइंट तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, vcc से कैंसिल हो जाएगा, rc आई डबल ई वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो 1 के ऊपर मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ये नेगेटिव है बाय द वे। सिमिलरली हर पॉइंट के ऊपर मैं ये वैल्यू देते जाऊंगा। यहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना, यहाँ पे मेरे पास आर सी इंटू आई डबल ई आ जाएगा, vcc से कट जाएगा। अच्छा सॉरी, ये vx माइनस वी वाई है। हाँ सॉरी, मैं उल्टा बोल गया आपको। तो बादल कुछ इस तरह का आपके पास कर्व बन जाता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे एक एक पॉइंट को हम लोग बैठ के एनालाइज करें। तो अब आपको ये चीज़ भी नज़र आ रही होंगी कि ये कर्व आपके पास कुछ नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है। नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, कहीं पे आपके पास स्लोप यूनिफॉर्म नहीं है। हर जगह स्लोप जो है ना वो ज़रा थोड़ी नॉन लीनियर सी है, यूनिफॉर्म स्लोप आपके पास नहीं है। और ये चीज़ भी अब आप लोगों को पता है कि आपका जो गेन है वो आपके स्लोप के बराबर होता है। हमने कल यहाँ पे ये चीज़ जस्टिफाई की थी कि जो गेन है आपके एम्पलीफायर का वो आपके स्लोप के बराबर है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जहन में हैं। अब इन चीज़ों को जहन में रखते हुए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी है कि वी हैव सम गेन इन द मिडल बट गेन इज़ ज़ीरो एट लेफ्ट एंड राइट साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लोप बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है एक्सट्रीम्स के ऊपर। दरमियान में कुछ गेन है लेकिन एक्सट्रीम्स पे आपके पास स्लोप बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो ये चीज़ अब हमने अपने जहन में रखनी है, आगे चलते हैं। अच्छा बाय द वे, हमने vx और vy का तो बना लिया था ग्राफ। हमारे पास IC1 IC2 अभी हमने नहीं बनाया था। तो अगेन वही प्रिंसिपल, हम एक्सट्रीम्स पकड़ेंगे। फॉर एग्जांपल IC2 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये देखूँगा जब दोनों के दरमियान में डिफरेंस v(1) और v(2) के दरमियान डिफरेंस ज़ीरो था तब क्या था, जब इसका डिफरेंस 1 या उससे ज़्यादा है तब क्या है, जब इसका डिफरेंस -1 या उससे ज़्यादा है तब क्या है। केस 1 में IC1 और IC2 दोनों बराबर हैं और इसकी वैल्यू है IEE/2। ज़ीरो के ऊपर देखो, इसकी वैल्यू क्या है, IEE/2। केस 2 में IC1 IEE के बराबर है, IC2 0 है। IC1 किसके बराबर है, IEE के, और IC2 यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 को अप्रोच कर रहा है। इसी तरह केस 3 में IC2 आपके पास IEE के बराबर होता है
और IC1 0 को अप्रोच कर रहा होता है। तो ये आपका अब किसका ग्राफ बन गया? ICs विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज। ओके, ये कुछ प्री रिक्विजिट्स चल रहे हैं हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन चीज़ों को जहन में रखते हुए अब हम इक्वेशंस डिराइव करते हैं, राइट? फिर हम उन इक्वेशंस को भी इन ग्राफ्स के ज़रिए जस्टिफाई करेंगे। ओके, तो अब क्या है, डिराइव इक्वेशंस फॉर IC1, IC2, Vx, Vy एंड Vx माइनस Vy एज ए फंक्शन ऑफ V1 माइनस V2। अच्छा, ग्राफ तो आपने देख लिया, IC1 और IC2 एज ए फंक्शन ऑफ V1 माइनस V2, ये ग्राफ आ गया। Vx माइनस Vy एज ए फंक्शन ऑफ Vn1 माइनस Vn2, ये ग्राफ आ गया। Vx और Vy एज ए फंक्शन ऑफ Vn1 माइनस Vn2, ये ग्राफ आ गया। 3 ग्राफ तो मेरे पास बन गए। अब मैं ज़रा इक्वेशंस बनाता हूँ कि इक्वेशन भी बन सकती हैं कि नहीं बन सकती। ओके, अच्छा, पहले तो ये है कि आप लोगों को ये बात पता है कि जो IC होता है ना, वो IS e⁻VB/VT के बराबर होता है। IS इसमें आपके पास सैचुरेशन करंट होता है और VBE ट्रांजिस्टर का नॉर्मली 0.7, 0.6, 0.8 इस तरह चलता है, और VT जो उसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो वेरी करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है बाय द वे VT, आपको ये भी पता होगा। इसको हमने कन्वर्ट किया है VBE की वैल्यू निकालते हुए कुछ इस तरह से, राइट? ये एक्सपोनेंट में है तो देयरफॉर यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग का इस्तेमाल किया। बाय द वे ये मेरा लिखने का मूड नहीं था, लेकिन कर दिया, वैसे आपको दिखा ही देता हूँ। यहाँ देखो, IC इज इक्वल टू IS e⁻ समथिंग। ओके, IC अपॉन IS कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे E आ गया, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिया। तो हमने समहाउ कोशिश ये करनी होती है कि हम एक्सपोनेंट वाली जो टर्म है ना, इसको किसी तरह नेचुरल लॉग के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले इससे E से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई एज्यूम ये चीज़ें आपको पता होंगी, मेरे ख्याल से इसके आप एक्सपर्ट होंगे ही, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है और इंजीनियर हैं माशाल्लाह। तो ln E 1 के बराबर होता है VBE, इसमें से मैंने अलग कर लिया और ये मेरे पास इस आगे को टर्म आ गई। ये ड्राइव आपने खुद ही करना है आगे भी। अब इस इंफॉर्मेशन को, ये जो VBE मैंने वैल्यू निकाली है, इस इंफॉर्मेशन को अब मैं आगे यूज़ करूँगा अपने सिस्टम के अंदर। तो वंस अगेन बना ली डायग्राम जो हम काफ़ी अच्छे से देखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, V1 इनपुट सप्लाई, इसके आगे यहाँ पे VBE1 और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ VP। VP का मतलब है दिस पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड। यहाँ पे कोई डेसिपेटेड वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे कोई जो भी इधर वोल्टेज है उसका नाम VP है, VBE1 और ये Vin1। आगे इधर एज्यूमिंग के बैटरी है, उसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंड के साथ। तो KVL लगाते हुए अगर मैं इधर KVL लगाऊँ तो Vin1 इज इक्वल टू सम ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक? Vin1 इज इक्वल टू VBE1 प्लस VP। सिमिलरली Vin2 इज इक्वल टू सम ऑफ दिस प्लस दिस, Vin2 इज इक्वल टू VBE2 प्लस VP। ओके, इन दोनों इक्वेशन से मैंने VP अलग कर लिया, राइट? आप देख सकते हैं VP इन दोनों इक्वेशन से अलग हो गया। उसके बाद फिर हमने कहा ये भी VP के बराबर है, ये भी VP के बराबर है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपको पता होगा इस बात का। और इस तरह हमने Vin1 माइनस Vin2 अलग कर लिया। अब ये जो VBE1 है, यहाँ पे है VBE आपके पास, VBE की वैल्यू हमने IC और IS की फॉर्म में निकाल ली। यहाँ पे मैं वो वैल्यू पुट कर दूँगा। जब मैं बात करूँगा VBE1 की, अब मुझे ये चीज़ पता है कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, राइट? अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की दोनों इकट्ठे चेंज होगी और इसका जो सैचुरेशन करंट है वो भी इकट्ठा चेंज होगा। लेकिन IC जो है, ये जो मतलब कलेक्टर करंट है, ये डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ Vin1 एंड Vin2। तो IC1 और IC2 को हमने
डिफरेंट रखा है फॉर बोथ VBE1 एंड VBE2 अकॉर्डिंगली, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग रखा है, लेकिन IS और VT दोनों के लिए हमारे पास सेम होगा, तो इसको हमने चेंज नहीं किया। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है ऑफ टू नेचुरल लॉगरिथम्स, दैट मीन्स कि उसको हम एक लॉग के साथ डिवीजन की तरह लिख सकते हैं। ये नेचुरल लॉग का एक रूल है। तो यहाँ तक अब हम लोग पहुँच चुके हैं। अब जरा आगे चलते हैं। ये इक्वेशन अब आप देख लें इसको अब आगे हम यूज़ करने वाले हैं। तो अगेन जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, IC1 + IC2 = IEE। ओके, अब ये इक्वेशन जो अभी पहले हमने डिराइव किया है, इसको देखो ज़रा। इस इक्वेशन को अब हम थोड़ा सा ज़रा मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। VT यहाँ से आके अलग कर दिए। उसके बाद फिर हमने एक्चुअली हम करना ये चाह रहे हैं, IC1 और IC2 को अलग करना चाह रहे हैं। ये नेचुरल लॉग के साथ है, तो इस रूल के तहत नेचुरल लॉग के यहाँ पे लिखें या ना लिखें एक ही बात है। नेचुरल लॉग में अंडरस्टूड होता है, तो ln of x = a, दैट मीन्स e⁴ = x। तो ये रूल यूज़ करके हमने ये इक्वेशन बना ली है। ओके, यहाँ से IC1 मैंने अलग कर लिया और इसको फिर मैंने पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर। ओके, तो अब इस इक्वेशन में मेरे पास डायरेक्टली एक ही वेरिएबल है IC2, और IC2 को मैंने कांट छांट करके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से बना दिया। IC2 = दिस, लंबा चौड़ा एक फैक्टर। अब एक्चुअली है ये कि ये है V(1 - V(2) IC2। IC1 इसका एग्जैक्ट रेप्लिका है, ठीक। यहाँ पे V(1 - V(2) करो या V(2 - V(1) करो, तो इसी का एग्जैक्ट रेप्लिका मैं IC1 यहाँ पे बना सकता हूँ V(2 - V(1) के हिसाब से। ओके, बाकी सारे जो टर्म है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। चेंज सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर ही आ रही है, IC1 और IC2 के दरमियान में। तो ये इक्वेशंस के अंदर भी डाल डूल के बन सकता है, लेकिन अगर डायरेक्टली इंट्यूशन के ज़रिए हमारा काम हो रहा है तो हम इक्वेशंस में क्यों जाएं। तो वंस अगेन, अगर V(1) और V(2) बराबर हो जाएं, तो वो कह रहा है कि भाई आपके पास जो IC1 और IC2 की वैल्यू आएगी वो आएगी IEE/2। क्या जो पिछली इक्वेशन है इस बात को जस्टिफाई करती है कि अगर V(1) और V(2) बराबर हो जाए, दैट मीन्स उसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो करंट्स की वैल्यू है वो है IEE/2 इस पॉइंट के ऊपर। सिमिलरली, अगर V(1 - V(2) बड़ा कोई हैवी किस्म का पॉजिटिव हो जाए, यानी कि ये जो V(1 - V(2) है ये कोई बहुत बड़ा नंबर है, तो फिर क्या होगा? समथिंग डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर, तो ये मेरे पास 0 को अप्रोच करता चला जाएगा। दैट मीन्स कि अगर V(1 - V(2) बहुत बड़ा नंबर है तो मेरा जो IC2 है ये 0 को अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली, अगर V(1 - V(2) बहुत बड़ा है, दैट मीन्स कि V(2 - V(1) नेगेटिव में बड़ा होगा। e⁴ नेगेटिव नंबर, और वो भी बहुत बड़ा नंबर, तो ये किसको अप्रोच करेगी? ये पूरे का पूरा फैक्टर 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि IEE/1। तो IC1 आपके पास IEE के बराबर है, जो कि आपका टेल करंट था। तो अब आपने देख लिया कि ये वाला जो आपका ग्राफ है ICs का, ये इन इक्वेशंस के ज़रिए समहाउ जस्टिफाई हो गया। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे है डिराइव इक्वेशंस फॉर IC1 IC2। IC1 IC2 हो गया, Vx Vy यानी कि आउटपुट वोल्टेजेस और उनका डिफरेंस। अब ज़रा हम इसको देखते हैं एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट डिफरेंस। Vx आपके पास है क्या? लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी कि Vx है दिस वोल्टेज
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, ऊपर है आपके पास VCC, यहाँ पे आपके पास RC के अक्रॉस डेसिपेटेड वोल्टेज, उसके बाद VX ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स VCC इज इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। इसमें से करंट क्या गुजरा है? IC1 RC और ये है VX। सिमिलरली VCC इज इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस VY। इसमें से करंट है IC2 RC और आगे VY। VX इज इक्वल टू VCC माइनस दिस वोल्टेज। VCC इज इक्वल टू VX प्लस दिस था, तो दैट मीन्स VX इज इक्वल टू VCC माइनस दिस। अब यहाँ IC1 की जगह पे ये जो आपने इक्वेशन ड्राइव की है ये पुट कर दो, राइट। सिमिलरली VY अभी मैंने आपको बताया VCC माइनस दिस, IC2 की जगह पे ये इक्वेशन पुट कर दो, आपके पास ये आ जाएगा। जब हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, शॉर्ट करके उसको समहाउ हमने टेन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट किया हुआ। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा करने से हमारी इक्वेशन ना सिर्फ आसान हुई है बल्कि हमारी कैलकुलेशन में भी कुछ इंट्यूशंस लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टेन हाइपरबोलिक जो है ना, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। x आपके पास वेरी कर है और टेन हाइपरबोलिक ऑफ x ये कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आपको देता है, ऐसी इसकी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है टेन हाइपरबोलिक का, राइट। अब क्या है? अब ये है कि ये एक पूरे का पूरा फैक्टर है। आर्गुमेंट इसको कहूँगा। जब आर्गुमेंट की बात करते हैं जावा में या सी में तो हम इसको ज़रा तमीज़ के साथ ब्रैकेट में लिखते थे, तो मैं अभी यहाँ ब्रैकेट में ही लिख देता हूँ। टेन हाइपरबोलिक ऑफ दिस पूरे का पूरा आर्गुमेंट मल्टीप्लाइड बाय ए फैक्टर ऑफ RC/IEE और वो भी नेगेटिव, ठीक। टेन हाइपरबोलिक ऑफ सम आर्गुमेंट, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा RC/IEE के साथ तो दैट मीन्स कि ये बड़ा हो जाएगा, राइट। ना सिर्फ बड़ा होगा बल्कि नेगेटिव होगा, दैट मीन्स कि ये पूरे का पूरा का उल्टा हो जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ये RC/IEE नेगेटिव, ये RC/IEE पॉजिटिव, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस स्टैंडर्ड कर्व के साथ, राइट। तो अब हमने जो बातें की थी यहाँ पे इक्वेशंस भी बना ली और उन इक्वेशंस को ग्राफ्स के ज़रिए हमने समहाउ जस्टिफाई भी कर लिया। अब दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। पहला तो यह है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व अराउंड Vn1 माइनस Vn2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कहने का कि जब Vn1 माइनस Vn2 0 हो, यानी कि बिल्कुल ओरिजिन के पास, इस जगह के ऊपर स्लोप क्या हो सकती है इसकी, ये मेरा क्वेश्चन है। अब ये जो आपके पास हमने अभी टेन हाइपरबोलिक यहाँ पे यूज़ किया है ना, इसका एक फ़ायदा है, हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत आसान हो रही है। वो कैसे, अभी आपको बताता हूँ। टेन हाइपरबोलिक ऑफ सम x इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x अगर ये 1 से बहुत छोटा हो, यानी कि 1 के इस कर्व के अंदर अंदर लाई कर रहा हो, ठीक। यकीन नहीं आता तो कैलकुलेटर से भी बता देता हूँ। हाइपरबोलिक किधर है भाई? हाँ, टेन हाइपरबोलिक 1 से बहुत छोटा है, मतलब मैं इसको 0.2 करके देख लेता हूँ, तो ये मेरे पास 0.197 यानी कि तकरीबन 0.2। इसी तरह मैं इसको ज़रा 0.3 करके देखूँ तो ये भी आपने देखा 0.29 यानी कि तकरीबन 0.3। तो ये हमारी जो अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे है ये बड़ी वैलिड अप्रॉक्सीमेशन है। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि अगर ये मेरा 1 से बहुत छोटा है, मैं ऑलरेडी अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 0 है, इसका मतलब है कि ये पहले से ही 1 से बहुत छोटा होगा,
ज़ीरो को भी मज़ीद वो 2VT से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1 से तो डेफिनेटली काफ़ी छोटा है ये, अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, मतलब एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है, अराउंड ज़ीरो की बात हो रही है यहाँ पे। तो मेरी ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे वैलिड हो सकती है। इसका मतलब ये है कि टेन हाइपरबोलिक ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, टेन हाइपरबोलिक ऑफ इट्स आर्गुमेंट इज इक्वल टू द एक्चुअल आर्गुमेंट, सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में, आगे पीछे नहीं, सिर्फ इसी कंडीशन में ये जो कंडीशन है ना ये ट्रू होती है। तो फिर सिंपल बात क्या है कि यहाँ से मैं हाइपरबोलिक हटा देता हूँ, सीधा इसको ले आता हूँ, हाइपरबोलिक हटा दिया, सीधा ही उसके आर्गुमेंट के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बात तकरीबन एक ही रहती है। और स्लोप क्या होती है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस भी आप लिख सकते हैं। v इन 1 माइनस y2 इसको डिवाइड होगा यहाँ पे, vx माइनस vt को मैं जब इधर से डिवाइड करूँगा v इन 1 माइनस v इन 2 के साथ, यानी कि एक्स एक्सिस के अक्रॉस जो आपके पास हैं वेरिएबल, तो ये आपके पास स्लोप बन जाएगी। ओके, तो ये चीज़ तो यहाँ तक थी। अब इसी के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन कि क्या होगा अगर मेरा जो आई डबल ई है वो डबल हो जाए, ये इसकी स्लोप है। इसमें जब आई डबल ई डबल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपकी जो स्लोप है ना, ये पहले आर सी आई डबल ई था ब्लू वाला, जब ये आई डबल ई आपके पास डबल हो गया दैट मीन्स कि आपके पास पूरी की पूरी स्लोप डबल हो गई, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। तो ये जो रेड लाइन है ना ये मुझे बता रहा है। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, वो ये है कि इसकी जो स्लोप है वो डबल हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो गेन है वो बेहतर हो जाता है, राइट। अब आप देख सकते हैं जब आप स्लोप आपके पास ज़्यादा होगी, पिछले लेक्चर में भी हम ये बात कर चुके हैं कि आपके सिस्टम का गेन अच्छा होगा। और सिमिलरली यही सिचुएशन होगी जब हम अपनी आर सी को डबल कर देंगे, ठीक। आर सी को डबल करने से भी एग्जैक्टली यही ही कंडीशन यहाँ पे मीट करेगी।